नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे। सीकर सड़क हादसे के मामले में अपडेट आया है। मृतक के परिजनों का हंगामा शुरू हो चुका है। शव लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं सभी परिजन। मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क हादसे में दरअसल 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। इनमें से एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, दूसरा नर्सिंग कर्मचारी था जिसकी मौत हो गई थी। ट्रक ने एम्बुलेंस को जोरदार टक्कर मारी थी। अब परिजनों ने इन दोनों के शवों को लेने से इनकार कर दिया है और जोरदार हंगामा किया जा रहा है। मोर्चरी के बाहर परिजन डटे हुए हैं और हंगामा कर रहे हैं। सीकर सड़क हादसे में ये अपडेट आपको बता रहे हैं। परिजनों का हंगामा शुरू हो चुका है। मोर्चरी के बाहर शव लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें, इस हादसे में एम्बुलेंस कर्मी की मौत हो चुकी है, चालक की मौत हो चुकी है। हमारे संवाददाता संदीप हुड्डा हमारे साथ सीकर से जुड़े हुए हैं। संदीप, मांगे क्या है परिजनों की? जी बिल्कुल, देखिए ये जो 108 एम्बुलेंस के पायलट और नर्सिंग कर्मी की जो मौत हुई थी उसमें परिजनों का ये मांग है। परिजनों के साथ साथ जो 108 एम्बुलेंस की जो नर्सिंग यूनियन है उसके भी जो काफी संख्या में कर्मचारी सीकर से और झुंझुनू से भी पहुंचे हैं। इन सब की मांग ये है कि जो दोनों जो कर्मचारी थे वो इमरजेंसी सेवा के लिए जा रहे थे, तो इसलिए उनके जो परिजनों को है वो मुआवजा दिया जाए। और परिजनों का ये कहना है कि जब तक मुआवजे की घोषणा नहीं की जाएगी तब तक वो शव नहीं उठाएंगे। जी, कितना मुआवजा मांग रहे हैं परिजन? जी अभी ऐसा तो कोई राशि तय नहीं की गई है, लेकिन परिजनों का ये कहना है कि भाई सरकार की जो इमरजेंसी सेवा करते हुए इनकी जो है दोनों की मौत हुई है, तो इमरजेंसी सेवा के हिसाब से इनको मुआवजा दिया जाए। संदीप, और परिजनों की ये जो परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके समर्थन में कोई आया अभी तक, किसी पार्टी से कोई नेता? जी बिल्कुल, देखिए जिनकी अभी जैसे को राजनीतिक पार्टी के नेता तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो नर्सिंग यूनियन है, जो 108 एम्बुलेंस के जो कर्मचारियों की जो यूनियन है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच चुके हैं और चोरू और झुंझुनू के भी कर्मचारी पहुंचे हैं। तो जो 108 की जो एम्बुलेंस की यूनियन है उसके नेता अभी पहुंचे हैं और राजनेताओं तो अभी फिलहाल तक कोई वहां नहीं पहुंचा है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीकर सड़क हादसे में अपडेट है। शवों को लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। मुआवजा राशि की मांग यहां पर कर रहे हैं। लगातार मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं परिजन। तो वहीं जयपुर में चिकित्सा मंत्री की समीक्षा बैठक जारी है। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मौसमी बीमारियों, वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट्स की भी समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। इस दौरान चिकित्सा सचिव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मौजूदा निदेशक जन स्वास्थ्य, मिशन निदेशक, RMSCL प्रबंधन निदेशक समेत सभी CMHO, PMO और चिकित्सा विभाग के अधिकारी जुड़े हैं। यानी कि डॉक्टर रघु शर्मा बैठक ले रहे हैं और इस दौरान तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता सौरभ बृहस्पति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे पहले तो बात करेंगे डेंगू के। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू का कहर राजस्थान में बरप रहा है। ऐसे में इस बैठक में क्या अहम चीजें या दिशा निर्देश दे सकते हैं चिकित्सा मंत्री? जी बिल्कुल, देखिए मौसमी बीमारियां राजस्थान में बहुत तेजी से पेट पसार रही है और अक्टूबर माह में कई मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। पिछले साल जहां डेंगू के महज 1300 मामले थे, लेकिन इस वक्त 6000 से ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आ चुके हैं। और खासतौर पर जो बड़े शहर हैं, जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर, इन जिलों में जो है वो मौसमी बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा उसमें भी स्क्रब टाइफस और डेंगू के मामले ज्यादातर हैं। इस लिहाज से भी और अन्य मुद्दों को लेकर भी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा इस वक्त तमाम अधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी प्रदेश भर के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक शुरू कर चुके हैं। इसमें मौसमी बीमारियों को लेकर रिव्यू किया जा रहा है कि चूंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या कुछ किया गया है तमाम जिलों में, और क्या कुछ क्योंकि जो एंटी लार्वा गतिविधि हैं और अन्य जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने पर जोर जो है वो देना है। इस लिहाज से उनको इस बारे में निर्देश जो है वो दिया जा रहा है। सौरभ, आपने मौसमी बीमारियों का जिक्र किया है। डोर टू डोर सर्वे कुछ महीने पहले से ही शुरू हो चुका था जब एंटी लार्वा गतिविधियां चलाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके डेंगू के मामले सामने आए हैं। वहीं वायरल फीवर के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ अस्पतालों में वार्ड्स में एक बेड पर 2 मरीजों को लिटाया गया है। क्या कुछ अतिरिक्त व्यवस्था का कुछ किया जाएगा इस बैठक में? देखिए बिल्कुल, आपने बहुत सही बात जो
डोर टू डोर सर्वे की बात की, तो इस बैठक में डोर टू डोर सर्वे को लेकर भी रिव्यू किया जाना है, क्योंकि मानसून जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ये जिम्मेदारी होती है कि डोर टू डोर सर्वे कराया जाए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी जो है वो अब तक नजर नहीं आ रहा है। राजधानी जयपुर शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मौसमी बीमारियों का कहर बरप रहा है राजस्थान में। इस बीच ये बैठक बेहद अहम है। चिकित्सा मंत्री तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस पर मंथन किया जा रहा है। और बात सत्ता के नशे की। जोधपुर में शेरगढ़ विधायक मीना कंवर के किसी परिचित युवक को रातानाड़ा पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाते पकड़ लिया। पुलिस उसे पकड़कर थाने में कराई और चालान की कार्रवाई करने लगी। इतने में विधायक मीना कंवर अपने पति उम्मेद सिंह के साथ थाने पहुंच गए। दोनों पति पत्नी ने थाने में जोरदार हंगामा किया, जिसका वीडियो सोमवार को वायरल हो गया, जिसमें विधायक और उनके पति पुलिस को डांटते हुए नजर आए। बहस बढ़ी तो दोनों थाने में धरना देकर बैठ गए। दोनों की पुलिस के साथ तीखी बहस का किसी ने वीडियो बना लिया। काफी देर बहसबाजी के बाद पुलिस ने बिना चालान काटते हुए युवक को छोड़ दिया। तब जाकर ये मामला शांत हुआ। सुनिए। बच्चा मेरा घर का बच्चा है, मेरा खुद की मेरे बेटी तू साले कुर्सी पे बैठा है। बंदी का फॉर्म किधर? आप इंसानियत से बोलो। तो क्या कर लेगा? इंसानियत से बोलो। हम आपको कुर्सी दे रहे हैं, आप नहीं बैठ रहे। हमने रिक्वेस्ट करी आपसे, मैंने नीचे बैठी तू ऊपर बैठा थी। हमने रिक्वेस्ट करी आपसे रात को। बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया। रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे और मैंने रिकॉर्ड किया रिक्वेस्ट करते हुए। हूँ क्या है, हूँ क्या है? बच्चे को अंदर डाल दिया आपने। और क्या? सभी ऐसे दिखते हैं आपको। हालत देख यार, एमएलए नीचे बैठ के ऊपर बैठा है। कुर्सी अभी दे रहे तो हैं, समझो, कुर्सी दे रहे हैं, कुर्सी पे नहीं बैठ रहे आप। ये खड़ा तो हो ना। अभी तो समझ कौन खड़ा हो, इसको को खड़ा हो। अभी तो समझ जाओ आप। ये कुर्सी नहीं चलो अब आप बराबर मत होइए। चालान काट रहा है। छोड़ो अब आप। नहीं जाएगा। वो लेके चलते हैं अपन। मैं तो मीटिंग से आई थी, मुझे लेट हो गई। नहीं, सबके बच्चे ऐसे होंगे ना, बच्चे हैं। आपको क्या रिक्वेस्ट कर दी हमने, रिक्वेस्ट कर दी आपसे। मैं चालान काटूंगा, मैं ये बोलूंगा। बंदी का फॉर्म दिखा से। आप वीडियो बना रहे हैं, बनाइए। वीडियो बना रहे हैं साहब। इनकी और औकात क्या है? बंद कर दीजिए, बंद कर दिया। आप ये सही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं कर रहे। बंद कर बेटा, क्यों कर रहा है? बंद कर दीजिए, बंद कर। बंद कर दीजिए। आप सही नहीं कर रहे। तो देश में आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर से दक्षिण तक बारिश की चेतावनी दी गई है। मरुधरा में भी 2 दिन हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। हरियाणा और राजस्थान में 2 दिन हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आसमान से आफत लगातार बरसती जा रही है। सबसे ज्यादा कहर बरपाया है केरल में, जहां पर 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जगह जगह जलभराव देखने को मिला है, भूस्खलन देखने को मिला है। और अब मौसम विभाग ने मरुधरा में भी 2 दिन हल्की बारिश का अनुमान जताया है। हरियाणा और राजस्थान में हल्की बारिश का अलर्ट है। कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं केरल में बारिश, बाढ़, बर्बादी और लैंडस्लाइड से भयानक मंजर देखने को मिला। यहां आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया। बाढ़ और लैंडस्लाइड ने ऐसी तबाही मचाई है कि अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। आसमानी आफत को देखते हुए कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से तबाही की वजह से सैकड़ों लोगों से उनका आशियाना छिन गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, घर हो या बाहर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पर सैलाब सा मंजर है और गली दरिया बन चुकी है, जिसमें सब कुछ डूबता सा नजर आ रहा है। पानी यहाँ लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है, जिसे पार पाना अब मुमकिन नहीं लग रहा।
वहीं पानी की ताकत के सामने मजबूत से मजबूत घर भी तिनके की तरह टूटकर सैलाब में समा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए इस घर को कैसे देखते ही देखते पानी में समा गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घर में रहने वाले समय रहते बाहर आ गए और उनकी जान बच गई, लेकिन उनका आशियाना उनकी आंखों के सामने ढेर हो गया। बारिश ने जमकर तबाही मचाई है और इस तबाही से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया ये जा रहा है कि लैंडस्लाइड से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। कोकयार में एक बचाव दल ने 3 साल के सचू साहुल का शव बरामद किया, जबकि 2 लापता लोगों की तलाश जारी है। कोटायम के कवाली और पलापल्ली में 2 अलग अलग लैंडस्लाइड में 12 लोगों के मारे जाने के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 15 हो गई, जबकि 3 लोग बाढ़ के पानी में बह गए हैं। ये बाढ़ का आलम ऐसा है कि बड़े से बड़ा वाहन भी पानी में फंस रहा है। देखिए इस बस को जो बाढ़ के पानी में फंस गई और इसमें बैठे लोगों की जान आफत में आ गई। लोगों को बस की खिड़की के रास्ते काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। हालात को देखते हुए 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। साथ ही गंभीर मौसम बने रहने की चेतावनी जारी कर दी गई है। केरल में कुदरत के कहर के बीच एक जोड़ा शादी के पवित्र बंधन में बंध गया। बारिश और बाढ़ के बीच दोनों एक दूसरे से शादी करने से नहीं रोक पाए। कई बाधाओं को पार करते हुए वे अल्लाह पूजा के पन्नायूर वो मंदिर पहुंचे और शादी रचाई। हालांकि इस शादी में ज्यादा मेहमान तो शरीक नहीं हुए, लेकिन दूल्हा दुल्हन मंदिर में शादी करके काफी खुश दिखाई दिए। यहाँ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली थी। दूल्हा दुल्हन को मंदिर तक पहुँचने के लिए बाढ़ के पानी से होकर गुजरना पड़ा। पहले बड़े से एक बर्तन की नाव बनाई गई और फिर दूल्हा दुल्हन को उसमें बैठाकर मंदिर तक पहुँचाया गया, जहाँ पर आकाश ने ऐश्वर्या से शादी रचाई और उसे मंगलसूत्र पहनाकर नए जीवन की शुरुआत। झालावाड़ जिले के बगानी कस्बे में देर रात शराबी युवकों ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर राख हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 2 युवकों की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऐसे में शराब के नशे में धुत एक युवक ने पेट्रोल की टंकी में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरी बाइक धू धू कर जल उठी, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। घटनास्थल से बरामद हुई जली हुई बाइक चोरी की थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। श्रीगंगानगर के नए पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने न्यूज 18 राजस्थान से हुई खास बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई हैं। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा से बातचीत करते हुए नए एसपी ने क्राइम कंट्रोल और युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर काबू पाना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है।
देखिए, अभी तो आज ज्वाइन किया है। इस संभाग में मेरी पहला ही पदस्थापन है, तो एक बार सबसे मिलेंगे, बात करेंगे, फीडबैक लेंगे, यहाँ की समस्याओं के बारे में, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे। अदरवाइज़ पुलिस मुख्यालय ने, सरकार ने प्रायोरिटी सेट कर रखी है। 90% काम उनके आसपास ही होता है, उन पर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेसिफिक नेचर और कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम होते हैं। जैसे मुझे अभी तक जो पता लगा कि यहाँ पर नशे की प्रवृत्ति की समस्या है, या पानी और किसान आंदोलन से जुड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ रहते हैं, तो उन पे एक बार वर्क करेंगे और फिर उन पे अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किए गए आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के बाद श्री गंगानगर एसपी का चार्ज मिला है आईपीएस आनंद शर्मा को, जो 2011 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। आज ही उन्होंने श्री गंगानगर एसपी के पदभार का चार्ज लिया है और हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं श्री गंगानगर के नवनियुक्त एसपी आनंद शर्मा जी। बॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ 18 की तरफ से आपका श्री गंगानगर में एज एसपी बतौर ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चूँकि आप बाड़मेर से आए हैं और बाड़मेर में और श्री गंगानगर दोनों ही सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पाकिस्तान से लगते हैं, तो लगभग कमोबेश नेचर भी एक जैसी है। उसके बावजूद अब आपकी आगे क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? देखिए, प्रायोरिटीज़ वही हैं जो पुलिस मुख्यालय ने, सरकार ने फिक्स कर रखी है। उन्हीं सब प्रायोरिटीज़ पे अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे अपराधों पे नियंत्रण हो, कानून व्यवस्था बनी रहे। कोशिश करेंगे जो प्रशासन के विभिन्न अंग हैं उनसे पुलिस का अच्छा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन हो। बीएसएफ, आर्मी, चूँकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो पंजाब से जो अधिकारी हैं उनसे अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, जनता से अच्छा टच हो पुलिस का, और कुछ अच्छे काम हो और जनता अपने आप को सिक्योर और सेफ फील करे। गंगानगर धान के कटोरे के रूप में विख्यात है अपने प्रदेश में, और किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, खासतौर से पानी को लेकर जो एजिटेशन चलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज रहेगा। कोई खास स्ट्रेटेजी? देखिए, स्ट्रैटेजी तो अब बनाएंगे। मैं पहली बार इस संभाग में पदस्थापित हुआ हूँ। जो यहाँ लंबे समय से उनसे बात करके, और जो किसान लीडर्स हैं, नेता हैं, उनसे संपर्क स्थापित करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जब भी कोई उनका कोई ग्रीवेंस हो तो एक, अगर प्रोटेस्ट भी है तो वो पीसफुल हो, उससे ना तो कानून व्यवस्था प्रभावित हो, ना कोई जनहानि हो, ना कोई सार्वजनिक संपत्ति की हानि हो, और वो अपनी बात भी कह सके डेमोक्रेटिकली। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और अब बात गांव की सरकार की। अलवर जिले में पहले चरण के वोट कल डाले जाएंगे। इस चरण में 5 पंचायत समितियों में 115 वार्ड पार्षद चुने जाएंगे, जिनके लिए करीब 6,89,000 वोटर्स अपना वोट डाल सकेंगे। वोट के बाद ईवीएम जिला मुख्यालय पर रखी जाएंगी। वोटों की गिनती तीनों चरणों के मतदान के बाद 29 अक्टूबर को होगी। मतदान दलों को ट्रेनिंग के बाद रवाना किया गया। जिले की 5 पंचायत समिति के 99 वार्ड और जिला परिषद के 16 वार्ड्स में प्रचार का शोर अब खत्म हो गया है। अब केवल घर घर वोट मांग सकेंगे प्रत्याशी। 20 को सुबह 8 बजे से वोट डलने शुरू हो जाएंगे और वोट के बाद ईवीएम अलवर में रखी जाएंगी। बूथों पे करीब 1490 कांस्टेबलों को बूथों पे नियुक्त किया गया है और 985 होमगार्ड बूथों पे लगाई गई है। इसके अलावा क्रिटिकल पे मोबाइल पार्टियों में उसमें अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। उदयपुर में पिछोला झील के रंगसागर और अमरकुंड में मछलियां मरी मिली हैं। कहा यह जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में मछलियों का मरना ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकता है। नया पानी आने के बाद से झीलों में जलीय खरपतवार बढ़ गया है। वनस्पति बढ़ने से कार्बन की मात्रा बढ़ गई, जिसके चलते ऑक्सीजन की कमी हो गई और इसी वजह से मछलियां अब मरने लगी हैं। कुमारिया के अंदर, रंगसागर के अंदर और अमरकुंड के अंदर भारी मात्रा में मछलियां मरी हुई है। मछलियों के मरने का मेन कारण जो है कि ऑक्सीजन की कमी होना। ऑक्सीजन की कमी होने का मतलब है कि पिछोला के जल की गुणवत्ता खराब हो रही है। टोंक शहर में बेहतर पेयजल सुविधा और सड़कों पर फैली गंदगी से निजात दिलाने के लिए काम चल रहा है। करीब 379 करोड़ की लागत से सीवरेज और पेयजल लाइनें बिछाई जा रही हैं, लेकिन इस दौरान ठेका फर्म की लापरवाही के कारण ट्रैफिक जाम लग रहा है। सड़क पर जगह जगह बने गड्ढों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। काम में बरती जा रही लापरवाही और मनमानी से अब व्यापारी भी त्रस्त हो चुके हैं।
व्यापारियों की मांग है कि इस त्योहारी सीजन में कम से कम दिवाली तक काम रोक दिया जाए। जो शहर में सूरज जाएंगे काम चल रहा है, इससे परेशानी तो काफ़ी हो रही है, बट आम जन को भी परेशानी हो रही है। आवागमन के साधन, बड़े यातायात के साधन और अन्य पैदल चलने वालों में यातायात बाधित हो रहा है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है और इस पर इतनी मिट्टी छा रही है कि पूछो मत, पूरा अव्यवस्थित ढंग से सारा सिस्टम हो गया है, कोई जानकारी किसी प्रकार की देते नहीं है। और जब इतनी मिट्टी खोदने के बाद जब बड़ी गड्ढे हो जाते हैं तो उसको वापस भर के और वापस उसको मिट्टी क्लियर करने की कोई व्यवस्था ढंग से नहीं है। ऐसा जंगल राज हो रहा है गाँव में। सीवरेज पर पूरे हैं, दिन भर धूल मिट्टी उड़ती रहती है, कई परेशानियों का, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और इस सीवरेज में कई बार गाड़ियाँ पलट जाती हैं, गड्ढों में गिर जाती हैं, लेकिन कोई अवस्था हो रही है, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तरह बाड़मेर में डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। जिला अस्पताल में बीमार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओपीडी में भीड़ बढ़ रही है तो आईपीडी में बेड फुल हो गए हैं। अतिरिक्त बेड्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। यहां तक कि शिशु वार्ड में एक ही बेड पर 2-2 मरीजों को भर्ती किया गया है। 2 महीने में डेंगू के 270 मरीज मिल चुके हैं। हालांकि चिकित्सक बच्चों के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ये कहना ठीक नहीं होगा कि डेंगू के ही पेशेंट हैं, इसमें मौसमी बीमारियों के भी साथ में पेशेंट हैं। ओबियस सी बात है कि इस टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओपीडी बढ़ी है। पहले जो 1000 के आसपास चल रही थी, अभी 2500-3000 हज़ार के आसपास ओपीडी चल रही है। उनमें मौसमी बीमारियों के साथ में डेंगू के मरीज भी हैं। ये बारिश के बाद में ज़रूर थोड़े बहुत पेशेंट बढ़े हैं वायरल फीवर के, और मलेरिया का तो कोई पेशेंट है नहीं ना। तो पूरे 12 महीने में 15 पेशेंट आए हैं, 16 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं, तो मलेरिया का तो कोई पेशेंट नहीं है। हाँ, डेंगू के जरूर थोड़े बहुत पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। और ओपीडी की जहाँ तक बात करते हैं तो प्री कोविड में जो अपने ओपीडी 2500 से 3000 तक रहती थी, तो अभी इस सीज़न में भी वो 2500 या 3000 को क्रॉस नहीं कर पाई। ओपीडी अभी भी जो 1900, 2000, 2100, 1900, 2000 लगभग इसी के आसपास चल रही है। पहले से ही सावधानी बरतना अच्छा होता है, लेकिन भरतपुर का चिकित्सा विभाग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। तभी जिले में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच फॉगिंग मशीनों को दुरुस्त कराने की कवायद में जुटा हुआ है। जयपुर से आए मैकेनिक के मुताबिक अभी तक वो 1 दर्जन से अधिक मशीनों को ठीक कर चुका है और अभी इतनी ही मशीनों को उसे दुरुस्त करना बाकी है। ये मशीनें 2 से कबाड़ के रूप में पड़ी हुई थी, 2 महीने से कबाड़ के रूप में पड़ी थी। बहरहाल इन मशीनों से जल्द ही अब ग्रामीण इलाकों में फॉगिंग कराई जाएगी। प्राइवेट जॉब आया हूँ जयपुर से, मीना की तुम्हारे जयपुर से आया हूँ। मीना की किस काम के लिए बुलाया है? फॉगिंग के लिए। फॉगिंग मशीनें कितनी सही कर दी आपने अभी तक? अभी कर दी मैंने रतनगढ़ करके आया हूँ। यहाँ भरतपुर में कितनी कर दी? भरतपुर में 7 मशीन हो गई और 8-9 है। डेंगू के काफ़ी केसेस निकल रहे हैं, तो पूरी मेडिकल की टीम जड़ स्तर से लेकर ANM हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, हमारे CHO सभी लग रहे हैं। और जो हमारी ज़िले के अंदर 33 फॉगिंग मशीनें हैं, उसमें से अभी करीब 20 काम कर रही हैं। अभी 13 मशीन खराब हैं। जयपुर से हमें मैकेनिक बुलाया हुआ है, वो लगातार वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अपनी मांगों के समर्थन में बीएसटीसी अभ्यर्थियों का लगातार 8वें दिन भी आंदोलन जारी है। अभ्यर्थी रीट परीक्षा 2021 के लेवल 1 में केवल बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही रखे जाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि लेवल 1 से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। बीएसटीसी अभ्यर्थियों की इस मांग पर हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि राज्य सरकार उनकी ओर से हाईकोर्ट में मजबूती से पक्ष रखे ताकि उन्हें राहत मिल सके। बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और स्वागत है आपका क्रिप्टो करेंसी के हमारे इस खास शो में, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए क्रिप्टो से जुड़ी हफ्ते भर की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंज कितने तरह के होते हैं। आप क्रिप्टो एक्सचेंज पर क्रिप्टो खरीद बेच और एक्सचेंज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जो एक कंपनी द्वारा सेंट्रली गवर्नड होता है। एक्सचेंज आपको क्रिप्टो में ट्रेड, इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ये नॉन कस्टोडियल एक्सचेंज है जिनके पास कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग अथॉरिटी नहीं है। ये क्रिप्टो को क्रिप्टो ट्रेड ऑफर करता है। ये यूजर को ज्यादा प्राइवेसी देता है और एक्सचेंज के हैक होने पर उनके फंड के चोरी को जाने की संभावना को रोकता है। हाइब्रिड एक्सचेंज, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड एक्सचेंज फास्ट ट्रांजैक्शन स्पीड ऑफर करते हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क को कम करते हैं और किसी कंपनी पर निर्भर होने के बजाय कस्टमर के एसेट को ब्लॉकचेन के जरिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।